नीतीश बार बार इधर से उधर पलटी मारकर सीएम बनते हैं, खुद शपथ लेते हैं और फिर मंत्री बनाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही होने जा रहा है। नीतीश 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बाकी था, जो अब से थोड़ी देर में होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 9 मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि 21 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। थोड़ी देर में बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 21 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। जिन 21 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उनमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। अगड़ी जातियों के 6 हैं, दलित भी 6 हैं, ओबीसी और ईबीसी 4 हैं। एक मुस्लिम विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, जो अब तक की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज से थोड़ी देर के बाद आपको बताते चले, अब तक जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो नाम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज कुमार सिंह, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरीश सहनी, कृष्ण नंदन पासवान, सुरेंद्र मेहता के नाम निकलकर सामने आए हैं। जेडीयू की ओर से अशोक चौधरी, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, जयंत राज, सुनील कुमार, जमा खान, शीला मंडल, रत्नेश सदा, मदन महनी का नाम अब तक निकलकर सामने आया है। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जाएगी। हमारे 2 संवाददाता अलग अलग जगहों से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण पटना से इस वक्त लाइव मौजूद हैं, हिमांशु मिश्रा राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कुल विधायक जो मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, क्या वो पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी इस बाबत आप देंगे? बीजेपी से कितने, जेडीयू से कितने, इसको लेकर पुख्ता जानकारी अब तक निकलकर क्या सामने आई है? शशि। बिल्कुल, देखिए, जो 21 नाम हमारे पास हैं चित्रा, उन्हीं नामों पे मुहर लगेगी और हमारे जो सूत्र हैं वो बहुत गंभीर हैं और जब जब उनसे खबर हमको मिली है तो उस खबर पे मुहर भी लगी है। तो हमें कोई शक और संदेह नहीं है कि हमारी खबर कैसी होगी। रेणु देवी जो पिछली सरकार में, मतलब जो एनडीए की पिछली सरकार थी 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें डिप्टी सीएम थी, उनको शपथ दिलाया जाएगा। मंगल पांडे भी मंत्री रहे हैं, उनको शपथ दिलाया जाएगा। जनक राम रहे हैं, उनको भी दिलाया जाएगा। बीजेपी से कुल 12 नाम हैं और 9 नाम जनता दल यूनाइटेड से है। जनता दल यूनाइटेड से जो चेहरे आज शपथ लेने वाले हैं उसमें 8 पुराने चेहरे हैं, जिसमें रत्नेश सदा को लेकर चर्चा हो रही थी कि रत्नेश सदा शायद ड्रॉप हो जाए, क्योंकि संतोष सुमन को, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको शामिल किया गया है, तो वो शायद ड्रॉप हों, क्योंकि वो मुसहर जाति से आते हैं और दलित समुदाय से आते हैं, उसी तबके से आते हैं जिससे जीतन राम मांझी के बेटे आते हैं। तो अब ये स्थिति है कि रत्नेश सदा की भी एंट्री होने जा रही है। थोड़ी देर में जो मंत्री हमने संभावित नाम जो बताए हैं उनकी अंदर मौजूदगी भी हो गई है और थोड़ी देर में कार्यक्रम अपने रूप में होगा। 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे दोनों डिप्टी सीएम यहाँ मौजूद रहेंगे। जो कुल 21 मंत्री शपथ लेने वाले हैं उसमें 6 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे राज्य कैबिनेट के अंदर, और वो सभी बीजेपी के हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने नए चेहरों पे भरोसा दिया है। पुराने चेहरे जिनकी वापसी हो पाई है उसमें नितिन नवीन है, मंगल पांडे हैं, जनक राम हैं, रेणु देवी हैं। ये वो चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रहे थे, लेकिन जो ड्रॉप हो गए, जो 2020 से 22 तक मंत्री रहे, उसमें अगर प्रमुख नाम करें तो जीवेश मिश्रा, रामसूरत राय, रामनारायण, मतलब बहुत सारे चेहरे हैं जिनको ड्रॉप भी किया है। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम रहे थे, उनको बीजेपी ने ड्रॉप किया है। तो ये स्थिति है अपने आप में इस वक्त, और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके साथ सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन पहली बार मंत्री बनने वाले बीजेपी के विधायकों के चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। उनके नाम के साथ इनके ऊपर दांव लगाया जा रहा है हिमांशु, ताकि 40 में से 40 सीटों पर एनडीए को जीत दिलाई जा सके। शायद यही कारण है कि जातिगत और सामाजिक हर एक समीकरण को साधने की कोशिश यहां पर की गई है बीजेपी की ओर से। क्या हो गया? ये समीकरणों को भी साधने की कोशिश जो है वो की गई है और क्षेत्रवार समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन हो, हर जाति का रिप्रेजेंटेशन हो मंत्रिमंडल में। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को लेकर कोऑर्डिनेशन किया है जेडीयू के साथ। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जीतन राम मांझी चाहते थे कि उनकी पार्टी का एक और मंत्री जो है वो बने, उनको इंडेक्ट नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उम्मीदें ये भी थी कि पशुपति पारस के
को जो ऑफर है चित्रा, वो ये दी गई थी कि प्रिंस राज जो समस्तीपुर से सांसद हैं वो मंत्रिमंडल में आए, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब कैबिनेट का जो फाइनल रूपरेखा है अब से कुछ देर में साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सभी समीकरणों को साध कर जो है ये मंत्रिमंडल बनाया गया। एक चीज चित्रा आपने कही कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ लिया है, लेकिन जेडीयू के ये नेता कहते हैं हम ना इधर पलटी मारते ना उधर पलटी मारते, हम तो वहीं तटस्थ रहते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं हमारे साथ। ये बात तो कभी सच कोई है। डिप्टी सीएम बन जाता है, कभी छोड़ जाता है, फिर दूसरा बनता है। हाँ। जब वो छोड़ जाता है और तो वो जो पहले थे वो आ जाते हैं। उनका कहना है हम वही हैं। और वो तो वही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब हम जहां पर हैं वहीं रहेंगे, अब पलटी नहीं मारेंगे। हाल ही में हमने देखा प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश कुमार की ओर से कई क्या बार बयान वो आया कह है। चुके मैं लौट रही हूं आपके पास। बिहार में सामाजिक जातिगत समीकरण साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद 1.5 महीने के बाद आपको बताते चले ये मंत्रिमंडल विस्तार, जिस पर सभी की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेल्लारी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार क्या करेगा 2024 में बीजेपी एनडीए का कल्याण? अब तो सभी की निगाह इसी बात पर है। देखिए 2024 की तो बात हम लोग ना ही करें तो अच्छा है चित्रा जी। 2024 का चुनाव तो फॉर्मेलिटी है ना, तो जनता मन बना चुकी है अब की बार 400 पार। और मैं बता रहा हूं कि मेरे स्टेट से 40 में 40 जाएंगी, यानी 10%। सामने हरा कुर्ता दिख रहे मुझे, उनके स्टेट से 80 में 80 मतलब 20%, तो 400 का 30% इन्हीं दोनों प्रदेशों से जाएगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो सरकार के लिए जरूरी होता है। इतने विभाग, 2 उप मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री संभाल रहे थे और 3 मंत्री और हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार होना था। मंत्रिमंडल विस्तार आज हो रहा है और इसका एक और फायदा है, देखिए बैठे बिठाए और बिना कुछ किए हमारे पास इतने स्टार प्रचारक और हो गए। सब मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में घूमेंगे तो निश्चित तौर पर उसका असर पड़ेगा विकास कार्यों में। अब तो आचार संहिता लग जाएगी कल परसों में, लेकिन कम से कम जो कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा लगातार होती रहेगी। एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो हमेशा चलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में रहती है वहां फोकस तो रहता है गवर्नेंस का, नीतीश जी का भी फोकस गवर्नेंस पे है। और एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है, जब हमारे साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर विकास की गति 2 गुना 4 गुना बन जाती है। हाँ, ये दावे तो बहुत किए जाते हैं बड़े बड़े अजय आलोक जी, लेकिन पलटवार विपक्ष की ओर से लगातार इन मुद्दों पर किया जाता है। अनुराग भदौरिया जी को आपने यहाँ पर कोट किया है हरे कुर्ते के तौर पर। अनुराग जी, अब सीधे आपसे ही जवाब लेते हुए, वो कह रहे हैं कि 40 की 40 बिहार में और 80 की 80 उत्तर प्रदेश में, 400 पार का ये जो नारा दिया गया है, 120 सीटें तो यहीं से लेकर आ रही है बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी, अगर इतना ही इन्होंने काम किया होता और अपने ऊपर इतना विश्वास होता तो ना इनको आज देश में और दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदलने पड़ते, ना मंत्री बदलने पड़ते, ना नए मंत्रियों को चुनाव के समय शपथ दिलानी पड़ती, ना नए नए गठबंधन हाथ पैर जोड़ के करने पड़ते, ना भ्रष्टाचारियों को जिन पे आरोप लगाते थे उनको अपनी पार्टी में लेना पड़ता, ना ही परिवारवाद पे जो आरोप लगाते थे उन परिवारवादी पार्टियों को भी हाथ जोड़ जोड़ के लाके अपने गठबंधन में शामिल इनको नहीं करवाना पड़ता। अगर इनके अंदर जरा सा भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसके मतलब ये चुनाव हार रहे हैं। जब कोई चुनाव हारता है तो हड़बड़ा के क्या करता है, उसके कान में आके कोई बोलता है सर वो हरियाणा हार जाएंगे, ठीक नहीं है, अरे जल्दी मुख्यमंत्री बदलो, मंत्री बदलो, उसको बदलो, इसको बदलो। सर उत्तर प्रदेश में ही मामला गड़बड़ा गया है, वहां भी कुछ करना होगा, जल्दी से लाओ, राजभर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जल्दी पलटो। अरे सर वो गाली दे, अरे गाली दे रहा था, कोई बात नहीं, गाली दी है तो क्या है, सत्ता आनी है ना, जल्दी मंत्री बनाओ। जो लोग इनको गरियाते थे, जो लोग इनके लिए भरा बुला बोलते थे, सबको ले आए। जिनकी पार्टी इन्होंने तोड़ी उनको भी अपने साथ ले आए। तो इसके मतलब कौन है परेशान? क्योंकि उनको पता है कि जनता इनके साथ नहीं है। जनता इनके साथ कैसे होगी बताओ? मैंने चित्रा जी पहले बोला, फिर बोल रहा हूं, एक मां अपने बेटे को क्या कभी युद्ध के देश में भेज सकती है जहां युद्ध हो रहा हो? रोजगार के लिए कोई मां भेज सकती है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं, उस मां से आंख मिला के देखो, आपको एहसास हो जाएगा आपकी हालत क्या है जमीन पे। एक मां अपने विदेश भेजती है अपने बेटे को रोजगार करने के लिए जहां युद्ध चल रहा है। बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं।